हम छुपे हुए थे कि हमें एक चीख सुनाई दी। उससे पहले दो घोड़े के दौड़ने की आवाज आई थी। तेजी के साथ दो शख्स घोड़े दौड़ाते हुए गए थे और एक दूसरे से कह रहे थे बचना कोई भी नहीं चाहिए, कोई एक भी नहीं बचना चाहिए। और वो इस अंदाज में घोड़े दौड़ाते हुए जा रहे थे, शायद उनके हाथ में कोई ऐसी चीज थी कि वो इर्द गिर्द जो भी नजर आता उसको वो तेजी से वार करते और उसको गिरा देते। उन्हीं में से किसी की मरने की आवाज आई थी। उससे पहले उसने चीख मारी थी और उसके बाद खामोशी छा गई। थोड़ी देर के बाद हमने कहा निकलो, अब यहां पे ज्यादा देर रुकेंगे तो मारे जाएंगे। और जैसे ही हम आहिस्ता से बाहर की तरफ निकले, टॉर्च हमने इस अंदाज में जलाई कि उसके ऊपर कपड़ा रख लिया, अपने कमीजों को उठा के उसके ऊपर रख लिया कि हल्की सी लाल कलर की रोशनी पैदा हो, किसी को यह ना पता लगे कि हमने टॉर्च जलाई हुई है, हम देख भी सकें और बाहर रोशनी भी ना जाए। और जैसे ही हम बाहर निकले तो हमारी आंखों के सामने मंजर था, इसी कॉरिडोर में, इसी रास्ते में लोग इस अंदाज में मरे पड़े थे कि कितने लोगों को वो मार के चले गए थे। उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो अभी आखिरी झटके ले रहे थे, शायद मर रहे थे। अब क्या करें, वापस उसी कमरे में छुप जाएं या बाहर की तरफ निकलें? कि उसी वक्त फिर से हमें घोड़ों की दौड़ने की आवाज आई और हम फिर से जल्दी से उसी कमरे में वापस चले गए। और तभी हमारी आंखों ने जो मंजर देखा, जब घोड़े हमारे सामने से गुजर गए तो पीछे दो शख्स बंधे हुए थे, एक मामा और एक उसके साथ शख्स जिसकी पाँव के अंदर रस्सा बांधा गया था और वो घसीटते हुए जमीन पे घोड़े उनको लेके जा रहे थे। तभी हमने मामे को, और उन्हीं की रोशनी में, हमने तो अपनी टॉर्च बुझा दी थी, घूप अंधेरा कर दिया था, लेकिन रोशनी उन्होंने जलाई हुई थी जो घोड़ों पे थे, और उन्होंने मामे को और उस शख्स को पाँव से बांधा हुआ था, उनके पाँव में रस्सा था और उनके हाथ बंधे हुए थे। वो इनको घोड़े घसीटते हुए जा रहे थे। मामा एक घोड़े के पीछे बंधा हुआ था और दूसरे के पीछे मामा का जो दोस्त था वो बंधा हुआ था, और घोड़े दौड़ाते हुए उनको लेके जा रहे थे। अब मौत यकीनी थी। अब हमारे पास ज्यादा देर रुकते भी तो मारे जाते। और मैंने देखा मुख्तियार की हालत बेहोशी वाली हो रही है। मैंने फौरी तौर पे उसके गाल पे थपकी दी। मेरी अपनी हालत भी ख़राब थी, मैं हटा कटा था, मैं अपने दोस्तों में सबसे ज़्यादा सेहतमंद भी था, बहादुर भी था कह सकते हैं, लेकिन अब मेरी भी हालत जवाब देगी थी। मैंने उसको थपकियाँ मारी, उसको जगाया। मैंने कहा सोना, बेहोश नहीं होना, मारे जाएंगे, निकलना है यहाँ से, हम दो हैं, निकल पाएंगे वरना मारे जाएंगे। अब हम आहिस्ता से उसी तरह टार्च को जला के उसके ऊपर लाल कपड़ा रख के आहिस्ता से उसी किले के नीचे से अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। कि आगे जाते हुए मुझे एक जगह पे बड़ा सा डंडा, जिस तरह होता है छोटा सा होता है, एक छोटा सा नजर आया। मैंने वो हाथ में वैसे ही उठा लिया कि हथियार तो नहीं है हमारे पास, हर तरफ मौत ही मौत है, मार रहे हैं। अभी तक जो नज़ारे देख चुके थे, ये डंडा ही हमें शायद कोई हेल्प दे दे। मुख्तियार को मैंने काबू पकड़ा हुआ है, उसने मेरे बाजू को जोर से पकड़ा हुआ है, उसके नाखून चुभ रहे हैं मुझे, लेकिन उसको एहसास नहीं है। और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, हम दोनों आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ कहीं लाइट, जहाँ कुछ नजर आता हम छुप से जाते। और हम चलते चलते किसी कमरे के अंदर दाखिल हो जाते, उस कमरे से निकलते किसी और कमरे के अंदर दाखिल हो जाते, सामने एक कॉरिडोर सा आ जाता, उस कमरे से निकलते, उस कॉरिडोर से इस और कमरे में घुस जाते। अब हम कहाँ जा रहे थे ये हमें नहीं पता। एक ऐसी भूल भलैयाँ थीं जिससे हम शायद कभी ना निकल पाते। उन्होंने ठीक कहा था कि तभी हमारी आंखों के सामने 4 लोग एक कमरे के अंदर, शमा जल रही थी, अभी तक बाकी हर तरफ घूप अंधेरा था, वो वाहिद कमरा था जिसके अंदर शमा जल रही थी, और 4 लोग फांसी पे लटके हुए थे। उनके गलों में रस्से डाल के उनको लटका दिया गया था। वो चारों को फांसी दे दी गई थी और मर चुके थे, उनके वजूद लटक रहे थे। हमारे अंदर एक और खौफ आ गया और हम आगे अभी बढ़ने ही लगे थे कि हमारे सामने बिल्कुल आगे रास्ता टर्न हो रहा था, यहां पे रास्ता बंद हो रहा था, और वहीं पे एक काला स्याह साया उस रास्ते से निकलता हुआ नजर आया जो टर्न हो रहा था। जैसे कोई इंसान आता है तो उससे पहले उसका शैडो आता है, ऐसे एक काला स्याह साया सा आ रहा था। लेकिन उस साये को मैंने जैसे ही देखा मेरी हिम्मत भी जवाब दे गई। वो साया इतनी तेजी से सामने आ गया कि हमें छुपने का मौका भी ना मिल सका। हम शायद छुप सकते, हमें साया ही नजर आया और हम जैसे मुड़ने लगे, शां करके वो साया
सामने आ गया। और जैसे ही सामने आया तो हमने देखा वो साया इस अंदाज का था कि वो बिल्कुल नीचे से बारीक सा था और ऊपर बड़ा होता जा रहा था। वो सीधा नहीं खड़ा पा रहा था, उसका कद इतना ऊंचा था कि वो छत के साथ टच हो रहा था। आधी कमर और उसका सर उस छत को टच हो रहा था और बाकी उसके नीचे पाँव नहीं थे, चूंच ही थी नीचे जो ज़मीन को टच हो रही थी। और उसका नीचे वाला हिस्सा गोल गोल घूम रहा था। बाकायदा चूंच होती है और जैसे गोल गोल घूमती है वो गोल गोल घूम रही थी और उसका बाकी वजूद सीधा होकर आगे जगह न होने की वजह से वो टेढ़ा हुआ था। उसकी कमर और उसका मुंह छत को लगा हुआ था और वो इतना बड़ा था कि जैसे ही सामने आया, कितने दूर फासले पे था, लेकिन जैसे ही सामने आया हम वहां पे रुक से गए। और अब्दुल समद कहते हैं मैंने उसके पाँव की तरफ देखा जो गोल गोल घूम रहे थे और उसका बाकी वजूद चलते 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 मेरे सर के ऊपर आ गया। इतना बड़ा था कि उसका पाँव वाला वजूद जो चूंच वाला गोल घूम रहा था वो सामने था और घुप अंधेरे में भी कि हमने रोशनी नहीं जलाई हुई थी, उस काले स्याह के अंदर हल्की हल्की सफेद कलर की रोशनी थी जिससे हमें क्लियर नजर आ रहा था और बाकी हिस्सा उसका छत पे था। और तभी हमने उसको गौर से देखा तो उसके कान ऐसे थे जैसे बकरी के कान होते हैं। उसका मुंह ऐसे था जैसे बिल्कुल एक इंसान की तरह की शक्ल होती है, लेकिन गंज सा होता है एक इंसान का और साइडों पे बाल से होते हैं। उसके साइडों पे बाल से और दरमियान में सारा गंज सा था, लेकिन उसकी नाक इतनी लंबी थी कि नीचे तक आ रही थी। और उसके कान ऐसे थे जैसे बकरी के कान हो और उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं। काला स्याह होने के बावजूद उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं और उसकी आंखें बहुत बड़ी थीं। जितना उसका वजूद बड़ा था ऐसे ही उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं। उसका मुंह बिल्कुल गोल सा और छोटा सा था, नाक बहुत बड़ी थी और उसमें से हल्की हल्की सफ़ेद कलर की रोशनी निकल रही थी। और वो जैसे ही आया उसी वक्त उसने अपने उस छोटे से मुंह के अंदर से एक आवाज़ निकाली जैसे कोई ज़ोर से धाड़ता हो। और ये ऐसी आवाज़ गूंजी कि इस आवाज़ को हमने पहले भी सुना था और जब सुना था तो एक भगदड़ सी बच गई थी। एक पूरी उस आवाज़ की वजह से जलजला सा आ गया था और अभी फिर से वो हमें आवाज़ सुनाई दी थी। और वाकई उस आवाज़ की गूंज ने जब वो जोर से धाड़ा और हा किया तो एक जलजला सा आ गया। वहीं पे मुख्तियार गिरा, बेहोश हो गया और मैं भी गिरा, बेहोश हो गया। आखिरी मंजर जो मैंने उसका देखा था, उसके जो हाथ थे उसकी उंगलियां 8-10 उसकी हाथों की उंगलियां थी, ऐसे जैसे पूरा हाथ उंगलियों से भरा हुआ हो। दोनों हाथ, वो जो छत के साथ लगा हुआ था उसका एक हिस्सा जो नीचे घूम रहा था वो काफ़ी दूर था और बाकी हिस्सा छत के साथ लग के ऊपर था और उसका मुंह मेरे ऊपर तक आ गया था और उसके जो बाजू थे वो नीचे तक जो आए थे। उसकी उंगलियां ही उंगलियां थी, मैंने गिनी नहीं, लेकिन जैसे 8-10-12 उंगलियां हो इस हाथ में और इस हाथ में, और बहुत चौड़ा हाथ था। यानी कि आप कह सकते हैं एक हाथ की चौड़ाई और लंबाई जो होगी तकरीबन कोई 2 फुट की होगी। 2 फुट का जैसे हाथ हो और उसके ऊपर उंगलियां इंतहाई छोटी छोटी जैसे इंसान की उंगलियां होती हैं, लेकिन 10-12 उंगलियां और चौड़ा हाथ। वो नीचे की तरफ आया था और हम बेहोश हो गए। थोड़ी देर के बाद मेरी शायद आंख खुली और मैंने देखा टार्च ऑन है, हम दोनों जमीन पे पड़े हुए हैं। मैं एकदम से होश में आया, मुख्तियार को होश दिलाने की कोशिश की, लेकिन ये होश में नहीं आ रहा था। जैसे कैसे इसको मुश्किलों में होश में लेके आया, ये होश में आया, इसको उठाया, मैंने कहा उठ, हमें जान बचानी है नहीं तो मारे जाएंगे। मुख्तियार अब बिल्कुल ऐसे गुमसुम सा हो चुका था, जैसे मुझे पहचान भी ना रहा हो। होश में तो आ चुका लेकिन बिल्कुल हवास बाख्ता हो चुका था, उसका दिमाग अब काम नहीं कर रहा था। मुझे इतना नजर आ गया, वैसे बोंगों की तरह मुझे देख रहा हो कि जैसे मैं कौन हूँ, कहाँ पे हैं, क्या है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने फौरी तौर पे डंडा उठाया, उसको कस के पकड़ लिया कि अब तो ये चलने के काबिल भी नहीं है क्योंकि हवास बाख्ता था। लेकिन मैंने उसको जब घसीटा तो वो चलना शुरू हो गया। शुक्र है उसको मुझे उठाना नहीं पड़ रहा था। हम दोनों चलते 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 उसी जगह पे पहुंचे जहां पे वो आया था, निकल के लेफ्ट साइड पे। मैं उसी तरफ मुड़ा तो सामने एक लोमड़ी थी, भेड़िया था, क्या था, जानवर गुजरने ही लगा था और उसने हमें देख लिया क्योंकि मेरे हाथ में टॉर्च थी। और उस लम्हे जैसे ही उसने मुझे देखा, मेरे हाथ में डंडा भी था, मैंने उसको भी पकड़ा हुआ था, उस डंडे वाले हाथ में टॉर्च भी थी, डंडा भी था, कि उसी वक्त जैसे ही मेरी उसमें निगाह पड़ी वो गुर्राता हुआ हमारी तरफ आया
और जैसे ही वो हमारी तरफ आया, मेरे कोई हल नहीं था। मुख्तार तो जवाब दे गया था, इसको मुझे पकड़ना था, आवाज़ भगता था। मैंने डंडे से उसको डराने की कोशिश की, वो फिर भी आगे आ रहा था कि मैंने ज़ोर से वो डंडा ज़मीन पे मारा, लेकिन वो फिर भी आगे आ रहा था। मेरे पास एक ही हल था, अब लड़ूँ इसके साथ। लड़ने का मतलब क्या था, इसको डंडा मारूँ। मैंने मुख्तार को छोड़ दिया, धड़ाम करके ये ज़मीन पर गिरा। मैंने दौड़तों हाथों से डंडा पकड़ लिया और ज़ोर से डंडा उसके मुँह पर मारा और उसको लग गया। दूसरा डंडा जोर से उसके मैंने कमर पे मारा और वो चीखता हुआ वहां से भाग गया। मुख्तार वहां फिर से बेहोश हो गया था। अब मुझे कुछ समझ ना आए, मैं क्या करूं, मैं कैसे निकलूं, क्या हल है इसका। मैंने जैसे कहते मुश्किलों से मुख्तार को उठाया, उठा के सहारा दिया, उसको थपकियां दी, जैसे होश मिलाया। अभी भी हम उस गुमसुम से उस जगह के अंदर हैं जो जेर जमीन है। और जैसे ही हम खड़े हुए दोनों, उसको मैंने जैसे कैसे उठा लिया और चलता हुआ मैं आगे की तरफ गया, तो मेरे एकदम दिमाग में आया कि यार मैं एक मुसलमान हूँ, मुझे आयतुल कुर्सी और चारों कुल आते हैं, मुझे कुरान मजीद पढ़ना आता है। मेरा दिमाग अभी तक काम क्यों नहीं कर रहा, मैंने क्यों नहीं कुरान की तिलावत की, कोई अल्लाह ताला की मदद आए, हम बचें, क्या हुआ है मुझे। तो मैंने उसी वक्त ऊंची आवाज में कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। अभी तक मेरे दिमाग जैसे खुद मौत था और मुझे याद नहीं आया था। मैंने जैसे कुरान पढ़ना शुरू किया, मेरे दिल को हल्की सी तसल्ली मिल गई, मुझे एक हिम्मत सी आ गई और मैंने उसको थपकियां दी और पढ़ पढ़ के उसके ऊपर भी फूंक मारी। और जैसे फूंक मारता हाँ 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 ऐसे जैसे होश में आ रहा है। इसको लेके मैं चलता हुआ मुख्तलिफ रास्तों से आ रहा हूं कि मुझे सामने मामा खड़ा नजर आया। मामे के दोनों हाथ कटे हुए थे, उसकी गर्दन जख्मी हुई थी, खून बह रहा था। और जैसे मुझे मामा नजर आया, एक उम्मीद की किरण सी नजर आई, लेकिन मामे ने एकदम से इशारा किया, उस कॉरिडोर से उस रास्ते के पीछे रेल की पटड़ी है, उसके साथ साथ सामने की तरफ चले जाओ, देर मत करो, जाओ। मैंने कहा मामा आप कहता है जाओ, और वो उसी वक्त तेजी से कमरे में चला गया। मैंने तिलावत जारी रखी, चलते 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 चलते, और वाकई मेरे सामने वो रेल की पटड़ी नजर आ गई। मैं रेल की पटड़ी के साथ चलते 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 आगे बढ़ रहा था। इसको जबरदस्ती मैंने पकड़ा हुआ था, कहीं ये गिर ना जाए, उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। और चलते 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 मैं काफी आगे आ गया। और जब मैं काफी आगे आया तो मेरे कानों में एक आवाज आई, मेरा नाम पुकारा जा रहा था, समद समद, मुख्तियार मुख्तियार। और मुझे अपने कानों पे यकीन आया कि हाँ, ये तो मेरा और मुख्तियार का नाम पुकारा जा रहा है। और मैं उस वक्त रास्ते को तलाश करना शुरू हो गया, ये कहाँ से आवाज़ आ रही है। मैं एक तरफ गया तो आवाज़ दूर हो रही थी, फिर मैं वापस आया, देखा इसी जगह पे आवाज़ क्लियर आती है। फिर मैं चलता हुआ ज़रा आगे की तरफ गया, इसको संभाला हुआ, मैंने देखा यहाँ से आवाज़ आ रही है और उसी तरफ बढ़ती जा रही है। मैं चलते 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 एक कॉरिडोर में आ गया, और कॉरिडोर में चलते चलते सामने मेरी निगाह पड़ी कि उस कॉरिडोर के कोने पर जैसे कोई एक रोशनी सी आई हो। मेरे अंदर मजीद उम्मीद की किरण नजर आई। मैं ऊंची आवाज में कुरान पढ़ रहा था और चलता 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 बिल्कुल सामने पहुंच गया उस रोशनी वाली जगह पे। तो मेरी निगाह पड़ी कि इसी जगह से क्लियर मेरे दोस्तों की आवाजें आ रही थी, मामा की आवाज और बाकी जो दोस्त उन्होंने नाम क्या लिखे हैं, उमर, जहांगीर और मुजम्मिल, उन तीनों की भी आवाज, चारों पुकार रहे थे ऊंचा ऊंचा। और वो रास्ता भी नजर आया और मैंने वहीं खड़े होकर जोर से आवाज मारी, हम यहां हैं। और वो चारों दौड़ते हुए उसी तरफ आ गए। जब आए तो देखा मुख्तियार बेहोशी की सी हालत में है, उसकी आंखें खुली हुई हैं, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। मैंने कहा पकड़ो इसको। उन्होंने उसको पकड़ा और हम सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आए। और जब हम ऊपर निकल आए तो एक ठंडी हवा, एक फ्रेश हवा मेरे फेफड़ों में गई, तो मैं जैसे दिमाग खुल सा गया। लेकिन मैं अभी तक पढ़ रहा था, मैं शदीद खौफजदा था। मेरे चारों दोस्त भी, तीनों दोस्त भी, चारों शदीद खौफ की हालत में। वो मुझे लेकर जा रहे थे, टॉर्च मैंने जलाई हुई थी, मुझे एक दोस्त ने पकड़ा हुआ था, मुझे भी सहारा दिया हुआ था। मुझे ये याद नहीं कौन किसने पकड़ा हुआ था, वो तो बाद में जाके मुझे बताया जहांगीर ने कि मैंने तुझे पकड़ा हुआ था, मुझे याद नहीं है कुछ ने पकड़ा हुआ। मैं ऐसे रोशनी जलाते हुए आगे की तरफ हम जा रहे थे कि तभी मैं एक जगह पे रुक सा गया और सामने टॉर्च मारी। जो फांसी घाट था, उसी फांसी घाट पे मुझे दो शख्स फांसी पे लटके नजर आए। ये वही दोनों शख्स थे जो हमें शुरू शुरू में लेकर गए थे
जो बाहर आए थे और हमें लेके गए थे और कहा बॉस से पूछते हैं, वो दोनों फांसी पे लटके हुए थे। मैंने रोशनी मारी और मैंने कहा इनको भी मार दिया। और उसके बाद हम बाहर आ गए। बाहर आए, मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं भी गिर सा गया, बेहोश सा हो गया, क्या हो गया। इन लोगों ने कैंप शैम्प पैक किया और सारा कुछ सामान उठाया, गाड़ी में डाला और इस तरह निकले कि उसी दोस्त के पास, अभी टाइम बाकी है, अभी उसी दोस्त के पास चलते हैं। उसी जगह पे जो दोस्त का घर तक, उसके पास गए, वहाँ रात को बैठे रहे, हमें संभालते रहे। हम दोनों को शदीद बुखार हो गया था। जब सुबह हुई उन्होंने कहा इनकी हालतें ठीक नहीं है, इनको बुखार है। मैं होश में था, जहांगीर तो आंखें खोलता था लेकिन होश वाली हालत में नहीं था। उन्होंने हमें डाला और सीधा शहर की तरफ रवाना हो गए। शहर पहुंचे, हमारा ट्रीटमेंट हुआ और दवाएं शवाएं दी गई कि ये जी डर गए हैं, ये है, वह बताया। खैर हम बेहतर हो गए और 2-3 दिन लगे, हम बेहतर हो गए। मुख्तार भी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होना शुरू हो गया और मैं भी काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। लेकिन मेरे अंदर एक शदीद खौफ सा था। अभी बहुत सारी सवाल थे जिनका मुझसे जवाब लेना था और मैं खुद परेशान था। मुझे 10-15 दिन लगे कि मैं बोलने के काबिल हो सकूं, इस टॉपिक पे बात कर सकूं। मैं बहुत ही अजीब हो गया था। मुख्तार तो बिल्कुल ही चुप हो गया था और आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं भी बेहतर हुआ, मुख्तार भी बेहतर हुआ। और फिर हम जब बैठे आपस में, हम इतने काबिल हो गए कि हमें दोस्त ले गए, रोज़ लेके जाते। अब हम बोलना शुरू हो गए। तो हमने पूछा क्या हुआ था मामा, क्या हुआ, आप तो हमें लेने आए थे। तो मामा ने कहा मैं तुम्हें लेने नहीं आया था, वो जो तुम्हें लेके गया था, जो तुम, क्योंकि हमने कहानी सुना दी थी उनको सारी कि ये कहानी हुई, ये हुई, मामा आप हमें लेके गए और ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो मामा ने बताया कि मैं जब तुम्हें लेने के लिए आया तो बाकी जो दोस्त थे उधर ही खड़े थे। मैंने पूछा हाँ किधर हैं, कहते हैं वो तो आप ले गए हो। तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा यार मैं तो आया नहीं। तो ये लोग भी तीनों परेशान हो गए। फिर इन्होंने कहा रुको फिर हम भी आते हैं, उनको ढूंढें। मैंने कहा जो, फिर ये तीनों भी मेरे साथ आ गए और हम आए और तुम्हें ढूंढना शुरू कर दिया, आवाज़ें देनी शुरू कर दी। लेकिन हमने उनको बताया कि मामा आप तो हमें लेके गए हो, फिर आप वॉशरूम के लिए गए हो, 2 बंदे आ गए हैं, वो हमें आगे लेके गए हैं। फिर हमने आपको नीचे देखा है, जब हमें उन्होंने जेल में डाल दिया था तब आप अपने एक दोस्त के साथ आए थे और हमें छुड़वा के लेके गए। तो आपने हमें यह भी बताया था कि रेल की पटड़ी के साथ साथ चलते रहना, रेल के ट्रैक के साथ। फिर आखिरी मौके पे भी हमने देखा कि आपके हाथ कटे हुए थे और सारा कुछ था, यहां तक कि वो डंडा मेरे आखिरी वक्त में भी हाथ में था जब वो मुझे बाहर लेके आए थे। मुझे ये याद नहीं कि मैंने डंडा पकड़ा हुआ, लेकिन पकड़ा हुआ था। और उन्होंने मुझे, दोस्तों ने बताया था, कुछ डंडे के आखिरी सिरे पे खून भी लगा हुआ था, ताजा खून। और मुझे जहांगीर ने बताया कि तुम्हें मैंने पकड़ा हुआ था आखिरी मौके पे और तुमने रुक के एक जगह पे टार्च मार के कहा था इनको भी मार दिया, और मैंने उस जगह पे देखा था वहां पे कुछ नहीं था। और वो सारे मंजर हमने जब सारा कुछ उनको बताया, मामा को भी, मामा कुछ थोड़ा बहुत जानते थे, हमें नहीं पता। वो बोले समद तुम्हें जिंदगी में, उससे पहले मामा ने कभी अपना तारुफ नहीं किया था कि रूहानियत को जानते थे। तब मामा बोले जब इंसान के अंदर बहुत देखने की शिद्दत हो ना, और वो बहुत बड़ा रिस्क भी ले ले, इन दोस्तों में से किसी की ख्वाहिश भी नहीं थी, तुम लेके आए और तुम्हारी जिद पे ही सारा कुछ हुआ, तो ये ऐसी छुपे हुए राज होते हैं कि इंसान देख ले तो परेशान हो जाता है। और जो तुमने अंदर जो कुछ भी देखा वो हकीकत में नहीं था, उस मखलूक ने तुम्हें दिखाया या तुम्हारे दिमाग को दिखाया गया, वो खुदा बेहतर जानता है। लेकिन क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, वो मुख्तार ने भी देखा। इसलिए अगर तुम्हारा दिमाग तुम्हें दिखा रहा था, तुम तखय्युल में देख रहे थे, तो मुख्तार ना देखता, मुख्तार ने भी वो सारा कुछ देखा है। तो यूं सोचो एक और दुनिया भी है जो हमारी आंखों को नजर नहीं आती, और जब वो नजर आने की आप कोशिश करते हैं कि वो आपको नजर आए, पर्दा हटे, तो फिर वो ऐसा खौफनाक मंजर पेश करते हैं कि आपकी जान निकल जाती है। आप दोनों खुशकिस्मत हो, बच गए हो, वरना इंसान मर जाता है। मैं जब ऊपर गया और इन्होंने कहा वो अंदर चले गए हैं, तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी, काम खराब हो गया है। मैंने फौरी तौर पे पढ़ना शुरू कर दिया था और मेरे दिल के अंदर आवाज़ आ रही थी कि वो शदीद मुसीबत में है। तो उसी वक्त इनसे पूछो, मैं वहीं पे बैठ गया था ज़मीन पे पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरा रूहानियत से भी ताल्लुक़ है। उससे पहले कभी उन्होंने नहीं बताया था। और मैं जब बैठ के पढ़ाई की तो मुझे महसूस हुआ तुम लोग शदीद मुसीबत में हो। और मैंने पढ़ना शुरू किया कि या अल्लाह वसीला बना, या अल्लाह वसीला बना। और मैं काफ़ी देर वहाँ पे पढ़ता रहा हूँ। वहाँ पे तो कितनी देर तुम रहे हो नीचे, और मैं मुसलसल बैठ के पढ़ता रहा हूँ। और मेरे जिस्म को झटके भी लगे हैं, ये भी मैं बता दूं। बाहर बैठ के पढ़ते हो मेरे जिस्म को कई झटके लगे हैं, मैं समझ गया था तुम मुसीबत में हो।
फिर भी मैंने पढ़ने रखा कि तुम बच जाओ, और तुम्हें मेरा रूप दिखा के आखिरी मौके पे कि रास्ता जो दिखाया गया वो शायद मेरे पढ़ने की वजह से था। उन्होंने तभी मेरा रूप धार के कि वो तुम्हें बचा रहा है। बचाने वाली अल्लाह की ज़ात है, लेकिन मैं पढ़ाई कर रहा था तुम्हारे लिए। बस वो अल्लाह ने वसीला बनाना था, उन्होंने मेरी शक्ल इख्तियार करके तुम्हें दिखा दिया, लेकिन वो मैं नहीं था। बस अल्लाह ने बचाना था। तुम खुद भी पढ़ते रहे कुरान मजीद और मैं भी। और जिस जानवर को तुमने मारा है वो जानवर हकीकत में था, वो जिन्नात में नहीं था, वो हकीकत में था कि तुमने जब उसको मारा है उसके मुंह पे लगा है तो वो खून उसके मुंह से निकल के उस डंडे पे लगा है, वरना वो हकीकत में ना होता तो इस डंडे पे खून ना होता। कभी भी दोबारा इन मखलूक को देखने की ख्वाहिश ना करना, अगर करना तो किसी ऐसी जगह पे करना जहां बर्दाश्त कर सको। ऐसे तय खानों में जाके तो दिन को इंसान हिम्मत नहीं करता, तुमने रात को हिम्मत की है, ये बेवकूफ़ी थी तुम्हारी। बस आइंदा कभी भी इनसे मिलने की देखने की ख्वाहिश ना करना। बस मेरी कुछ नसीहतें याद रखना। उन्होंने मुझे काफ़ी नसीहतें की और कितना अरसा फिर रातों को मैं ख्वाब में वो सारे मंजर देखता रहा, मैं शदीद डरा रहा। और उसके बाद एक दफ़ा फिर मुझे झटका लगा। उन्होंने वो मेरे साथ शेयर किया, उन्होंने कहा कहानी में शेयर ना कीजिएगा। तो मुझे कहा आपने जब अपनी कहानी सुनाई तो मुझे सारे मंजर याद आ गए, आप वही नक्शा खींच रहे थे जो मेरे साथ हुआ था। अब मुख्तार भी रिलैक्स हो गया है, लेकिन वो अब नाम भी लें तो वो कहता है मेरे हमने नाम भी नहीं लेना, वो भी रिलैक्स हो गया, काफ़ी पुरानी कहानी है, लेकिन वो सारा नक्शा मेरे सामने आ गया। तो आपको कहानी भेजते हुए मैं डर रहा था कोई नुकसान ना हो जाए, लेकिन आखिर मैंने आपको भेज ही दी है। और मैंने भी उनको गारंटी दी है इस कहानी के बाद कि कभी दोबारा इंशाल्लाह उनको जिन्नात तंग नहीं करेंगे। लेकिन मैंने जिस तरह कहा था ना शुरू में कि मैं आपको एंड में बताऊंगा, ये ऐसी खौफनाक जगह होती हैं कि आप ऊपर फिरते रहें तो फिर भी ठीक है, नीचे रात के टाइम पे जाना मौत को दावत देना है। मैं और डॉन गए थे और जब हम नीचे गए थे तो खुदा जानता है हमें भी मौत नजर आई थी। वो तो पाँव के निशान आखिरी मौके पे दिमाग मेरा काम कर गया। मैंने कहा इन जूतों को ट्रेस करो, हम वापस किस रास्ते से आए हैं, वरना खैर वो भी अल्लाह की एक रहमत ही पहुंची थी। वो इतना खौफनाक है क्योंकि बाकी जितने भी किले बने हुए हैं उनके बाकायदा रास्ते हैं आने जाने के लिए, समझ आती है। किला ड्रावड़ के नीचे अगर आप जाएंगे तो ऐसी भूल भुलैया है कि आप वापस नहीं आ सकते। और फिर मैंने उनसे पूछा कि अब भी वो जगह खुली हुई है? कहते हैं नहीं, वो जो ऊपर नीचे जाने के लिए रास्ता था अब उन्होंने उसको बंद कर दिया है ताकि लोग ना आ सकें। कहते हैं फिर कोई नुकसान भी हुए हैं, हादसे भी हुए हैं, तो अब उसको बंद किया हुआ है। तो कहानी सुनाते हुए यकीन मानिए मुझे भी वो मंजर याद आ गए थे कि मैं और डॉन नीचे गए थे और हमें खुदा याद आ गया था कि शायद कलमा पढ़ लें, ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, क्योंकि वो किला नीचे से इतना भयानक और खौफनाक है और वहाँ पे इतनी मखलूक मौजूद है जो अल्लाह की मखलूक जिनको जिन्नात कहते हैं, और जहाँ पे हज़ारों की तादाद में फ़ौजी होते थे। कितने कमरे, कितनी जगह बनाई गई होंगी। और जिन्नात तो ऐसी जगह को ही पसंद करते हैं जो वीराना हो, जहाँ पे इंसान का आना जाना ना हो। तो नीचे जितने भी किले हैं जिनके नीचे इस तरह की गारें हैं, रास्ते हैं, वहाँ पे जिन्नात लाजमी अपना बसेरा रखते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि रात के टाइम इंसान यहाँ पे नहीं आएगा। इसलिए मैं और डॉन भी जब नीचे गए थे तो यकीन मानिए अंदर दाखिल होते ही एहसास हो गया था कि हमारे चारों तरफ जिन्नात मौजूद हैं जो हमें देख रहे हैं।